नमस्कार और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे वीडियो में। मेरा नाम है दीपक मौर्य और इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ में हम सेंटर स्टेट रिलेशन का चैप्टर जो है वो कवर कर रहे थे। तो उसमें हमने देखा था सेंटर स्टेट रिलेशन को अगर हमें समझना है तो हमें तीन तरह से समझना होगा। एक लेजिस्लेटिव रिलेशंस को समझना होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस को समझना होगा और फाइनेंशियल रिलेशंस को आपस में समझना होगा। तो पिछली वीडियो में हमने लेजिस्लेटिव रिलेशंस जो भी हैं उनको जो है वो अच्छे से कवर कर लिया था और आज हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, प्रशासनिक संबंध के बारे में समझेंगे। तो उसमें मैंने बताया था थोड़ा सा इंट्रो में, तो मैं आपको फिर से बता सकता हूँ कि जैसे कोई भी लॉ जब बनता है, कोई भी कानून बनाया जाता है तो वो लेजिस्लेचर में बनता है, यानी विधायिका में वो कानून बनाया जाता है। तो सिर्फ कानून बनाकर ही बात ख़त्म नहीं होती, उसको इम्प्लीमेंट भी कराना होता है, उसको एग्जीक्यूट कराना होता है। तो कैसे एग्जीक्यूट होता है, कैसे काम होना है, वो सब जो है उसको एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। तो लॉ बनाना लेजिस्लेचर, लॉ को एग्जीक्यूट कराना एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन हो जाता है। तो आज हम इस वीडियो में वही एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिलेशन है उसके बारे में समझेंगे। तो देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस में ये टेबल आपने पिछली वीडियो में भी देखा होगा, जिसमें मैंने बताया था सब्जेक्ट का जो डिवीज़न किया गया है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 7 में बताए गए हैं। तो जो यूनियन लिस्ट होती है उस पर जो भी सब्जेक्ट होते हैं नेशनल इंटरेस्ट के, उस पर लॉ कौन बनाता है, उस पर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है, यूनियन बनाता है। और स्टेट लिस्ट पे स्टेट बनाता है और कॉन्करेंट लिस्ट पे जो सेंटर और स्टेट दोनों ही लॉ बनाते हैं। तो अब हमें यहाँ पर ये देखना है, हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन देख रहे हैं, तो अब हमें देखना है कि एडमिनिस्ट्रेशन पावर जो है वो किस पे होती है। तो देखिए जो यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट होते हैं उस पर लॉ जो है वो यूनियन बनाता है और कंट्रोल भी जो है वो यूनियन का ही रहता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का ही रहता है। यानी कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है, जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होता है, जो भी यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट होते हैं। यानी लॉ बनाना सेंट्रल गवर्नमेंट का काम और उसका एडमिनिस्ट्रेशन, उसका कंट्रोल भी किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। फिर उसके बाद इसी तरह स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट होते हैं उस पर लॉ बनाने का काम, लेजिस्लेटिव पावर किसके पास है, स्टेट्स के पास होती है। और उनका एडमिनिस्ट्रेशन की जो पावर होती है, उनकी जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो किसके पास होती है, वो भी स्टेट्स के पास ही होती है। लेकिन चेंज यहाँ पर देखने को मिलता है हमें कॉन्करेंट लिस्ट में। जो कॉन्करेंट लिस्ट होती है उस पर हम देखते हैं कि जो लॉ बनाने की पावर होती है, जो लेजिस्लेटिव पावर होती है, जो विधायी शक्ति होती है, वो किसके पास होती है, वो सेंटर और स्टेट दोनों के पास ही होती है। लेकिन यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव पावर है, जो एडमिनिस्ट्रेशन की पावर होती है, वो डायरेक्टली स्टेट के पास होती है। तो मेन चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है, यहाँ पर जो लॉ बना रहा है वही उसको इम्प्लीमेंट करा रहा है, उसके पास ही एग्जीक्यूशन की पावर है। और सेम स्टेट लिस्ट में भी देखने को मिलता है, जो लॉ बनाता है उसी के पास वो पावर है। लेकिन कॉन्करेंट लिस्ट में जो लॉ है वो तो सेंटर और स्टेट दोनों ही बनाते हैं, लेकिन उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन की पावर है, जो उसकी एग्जीक्यूशन की पावर है, जो उसकी कार्यकारी और प्रशासनिक शक्तियाँ हैं, वो सब किसके पास होती हैं, वो स्टेट्स के हाथों में होती हैं। तो ये एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली है। उसके बाद कुछ और भी प्रोविजंस हैं, उसको भी देखते हैं हम। जैसे states are expected to comply with the laws of parliament and not impede the exercise of executive powers of the union। यानी कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो स्टेट्स हैं, जो राज्य हैं, उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है, उनसे ये आशा रखी जाती है कि जो जो भी लॉ पार्लियामेंट ने बनाए हैं उसी के ऑर्डर में या उसी के क्रम में या उसको नुकसान ना पहुंचाते हुए ही जो राज्य है वो सारे अपने कार्य करेगा। तो यहाँ पर हमको दो बातें देखने को मिलती है कि जो पार्लियामेंट जो किसी लॉ को बनाता है उसको इम्प्लीमेंट कराने का काम जो है वो स्टेट करेगा, ऐसी स्टेट से एक्सपेक्टेशन की जाती है। और दूसरी चीज़ कि जो स्टेट्स हैं, अगर उनके स्टेट्स में जो है वो सेंटर का कोई भी कार्य हो रहा है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी कार्य अगर किसी स्टेट में हो रहा है, तो जो सेंटर की वहाँ पर एग्जीक्यूटिव पावर्स है उसको जो है उसमें किसी तरह का इंटरफेरेंस नहीं होगा, किसी तरह का कोई हस्तक्षेप या उसको बैरिकेडिंग करने का काम उसमें जो है स्टेट नहीं करेगा। यानी दो बातें हैं, पहली बात कि जो जो भी सेंटर ने जो जो भी लॉज बनाए हैं उसको स्टेट अपने यहाँ इम्प्लीमेंट कराने का काम करेगा। और दूसरा, अगर कोई सेंटर किसी स्टेट में, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी स्टेट में काम कर रही है, तो जो उसकी एग्जीक्यूटिव पावर्स होंगी सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसको स्टेट किसी भी तरह से इंटरफेयर नहीं करेगा, उसको जो है नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ऐसा स्टेट से एक्सपेक्टेशन की जाती है आर्टिकल 256 के तहत। तो द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द एवरी स्टेट सेल बी इन कंप्लायंस विद द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट। यानी कि जो भी लॉ पार्लियामेंट ने बनाए हैं
तो वो जिस भी स्टेट में एप्लीकेबल हो रहे हैं उस स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, यानी कि जो राज्य की जो किसी भी कार्य को लागू करने की शक्तियां हैं, वो इसी जो पार्लियामेंट के लॉ बनाए गए हैं इसी को लागू करने की ही कोशिश करेंगे, इसी के हम कहें इसी के ऑर्डर में बनाई जाएंगी। ऐसा कहा जाता है कि मतलब जो लॉ पार्लियामेंट ने बनाए यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए हैं उनको इम्प्लीमेंट कराने के लिए या उनके साथ ताल से ताल या कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए ही जो है वो स्टेट के जो जो स्टेट है वो काम करेगा, ऐसा इसमें कहा जाता है। फिर द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल एक्सटेंड टू द गिविंग ऑफ सच डायरेक्शन टू अ स्टेट एज मे अपेयर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बी नेसेसरी फॉर द पर्पस। यानी कि जो यूनियन, अब यहाँ बात किसकी कर रहे हैं, सेंटर की, तो जो सेंटर की जो पावर है एग्जीक्यूटिव पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो हम बात कर रहे हैं, तो जो सेंटर की जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है वो थोड़ी और ज़्यादा होती है। यानी कि शैल एक्सटेंड, और एक्सटेंड भी हो सकती है, कहाँ तक एक्सटेंड होती है, एक्सटेंड हो सकती है टू गिविंग सच डायरेक्शन टू स्टेट, यानी कि जो राज्य हैं उनको यूनियन जो है यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे सकती है, यानी कि निर्देश दे सकती है कि आपको किस किस तरह से काम करना है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की हमें एक एक्स्ट्रा पावर ये देखने को मिल जाती है कि वो स्टेट्स को डायरेक्शन दे सकता है, दिशा निर्देश दे सकता है, मार्गदर्शन दे सकता है कि आपको इस तरह से कार्य करना है। तो ये एक एक्स्ट्रा पावर रहती है। ये होगा किस हिसाब से, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो किसी भी ऑब्जेक्टिव के लिए, अगर उसको किसी भी उद्देश्य के लिए, किसी भी पर्पस के लिए अगर ज़रूरी समझती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को किसी भी तरह का डायरेक्शन जो है वो दे सकती है। उसके बाद आर्टिकल 257 क्या कहता है, तो दिस आर्टिकल गिव्स पावर टू यूनियन ऑफ गिविंग इंस्ट्रक्शन टू स्टेट फॉर, तो जो यूनियन गवर्नमेंट है वो इंस्ट्रक्शंस दे सकती है स्टेट्स को आर्टिकल 257 के तहत। तो आर्टिकल 257 के तहत जो यूनियन गवर्नमेंट है वो इंस्ट्रक्शंस देती है स्टेट्स को, लेकिन किन सब्जेक्ट्स पे देखती है तो वो देखते हैं, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ मींस ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ नेशनल एंड मिलिट्री इम्पोर्टेंस, यानी कि जो संचार के साधन हैं, कम्युनिकेशन मतलब संचार, जो संचार के साधन होते हैं उन उनके कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस को लेकर के जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जो है स्टेट गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन या निर्देश जो है वो जारी कर सकती है। उसके अलावा टेक मेजर्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ रेलवेज़, यानी कि इस बात के लिए भी ऑर्डर आदेश किया जा सकता है कि जो रेलवेज़ हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके संरक्षण के लिए, उनकी रक्षा के लिए जो है वो कार्य करे स्टेट। ऐसा सेंटर जो है वो स्टेट को डायरेक्शन दे सकता है। देखिए रेलवेज जो होता है, रेलवेज किसका विषय है, रेलवे जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का विषय है, यानी कि हम कह सकते हैं कि यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है, क्योंकि रेलवे जो है वो एक ही है इंडिया में, किस कोई स्टेट जो है वो रेलवे को ओन नहीं करता है, रेलवे जो है पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होती है। लेकिन रेलवे ट्रेन जो है वो चलती कहाँ है, वो पूरी कंट्री में चलती है, ट्रेन जो है वो पूरी कंट्री में रन करती है। तो अगर किसी स्टेट में कोई रेलवे की प्रॉपर्टी है, स्टेशन है, और होती ही है, जनरली होती ही है, तो उनके जो प्रोटेक्शन का काम है उसको लेकर के जो सेंटर है वो स्टेट को डायरेक्शन जो है वो दे सकता है। उसके अलावा मेक एंड इम्प्लीमेंट स्पेशल पॉलिसीज़ फॉर द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, यानी जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनके लिए कुछ स्पेशल पॉलिसी बनाने के लिए भी जो सेंटर है वो स्टेट को डायरेक्शन जो है वो दे सकता है। तो ये सब कुछ बातें हैं जिसके लिए जो सेंटर है वो स्टेट को रिलेशन दे सकता है। उसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 258 क्या कहता है, तो ये कहता है द प्रेसिडेंट कैन इंट्रस्ट टू ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट टू डू सर्टेन फंक्शन ऑफ द यूनियन, यानी कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो प्रेसिडेंट है, जो हमारा राष्ट्रपति है, उसके पास ये पावर है कि वो जो स्टेट के ऑफिसर्स हैं उनको सेंटर के यानी न्यू यूनियन गवर्नमेंट के कुछ काम करने के लिए भी इंस्ट्रक्शन दे सकता है। उसके पास जो हमारा प्रेसिडेंट है यानी कि उसके पास ये पावर है कि वो स्टेट के जो राज्य के जो ऑफिसर्स हैं उनको सेंटर का कोई काम करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन है वो दे सकता है।
उसके बाद गवर्नर ऑफ अ स्टेट मे विद द कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया entrust either conditionally or unconditionally to the government or to its officers functions in relation to any matter to which the executive power of the state extends। तो यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि जो किसी भी स्टेट का जो गवर्नर होता है, किसी भी स्टेट का जो गवर्नर होता है वो जो है वो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेकर के जो सेंटर का काम होता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो काम है उसको जो है वो स्टेट में, अपने स्टेट में जो है करा सकता है। तो इससे क्या होता है, जो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ जो स्टेट की होती है वो एक्सटेंड हो जाती है। तो जिस तरह से यहाँ पर हमने देखा जो प्रेसिडेंट है वो स्टेट के जो वर्कर्स हैं उनसे जो है वो स्टेट के जो ऑफिसर हैं उनको ये इस बात के लिए इंस्ट्रक्शन दे सकता है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी काम को करें। और उसी तरह यहाँ पर ये देखने को मिला, यहाँ पर तो ऊपर से प्रेशर आ रहा है, यानी कि प्रेसिडेंट ने कहा कि आपको ये करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर गवर्नर जो है वो जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन मांगते हैं और ये कहते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कोई फंक्शनिंग है उसको यहाँ पर अप्लाई कर दिया जाए। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो स्टेट के गवर्नर है वो खुद रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि इसको ऐसे ऐसे यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। तो ये दोनों ही बातें आर्टिकल 258 के तहत जो है इसके अंदर आती हैं। उसके बाद देखते हैं कोऑपरेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। कोऑपरेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो द पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड फॉर द adjudication of any dispute or complaint with respect to the use, distribution or control of the water or in any interstate river or river valley, यानी कि रिवर वैली, सॉरी वैली। तो द पार्लियामेंट में बाय लॉ यानी कि पार्लियामेंट जो है वो लॉ बना करके, पार्लियामेंट जो है वो लॉ बना करके किसी भी जो हम कहते हैं अगर कोई डिस्प्यूट होता है, कोई मतभेद हो रहा है किस चीज़ को लेकर के, डिस्ट्रीब्यूशन और कंट्रोल ऑफ वाटर, यानी कि कोई दो स्टेट है, मान लीजिए यूपी है और उसके बगल में बिहार है, तो ये दो स्टेट हैं, उनके बीच में मतभेद हो गया है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, यानी जल के बंटवारे को लेकर। कोई नदी है मान लीजिए, वो यूपी में भी जाती है फिर बह करके बिहार में भी जाती है, तो इस नदी के जल का उपयोग किस किस तरह से दोनों ही राज्य कैसे कैसे करेंगे, इस बात को लेकर के अगर किसी दो राज्यों के बीच जो है वो मतभेद हो जाता है, कोई इस तरह का मतभेद हो जाता है, तो उसके लिए जो है वो पार्लियामेंट जो है वो किसी तरह का लॉ बना करके उस जो ये इस तरह का जो डिस्प्यूट है, जो मतभेद है, इसको जो है वो समाप्त कर सकती है। उसके बाद द प्रेसिडेंट में इस्टेब्लिश एन इंटरस्टेट काउंसिल टू इंक्वायर इनटू एन एंड एडवाइज अपॉन डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स to investigate and discuss subject in which some or all of the state or the union or one of the more state have common interest। तो यानी यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो प्रेसिडेंट है वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं एक इंटर स्टेट काउंसिल, एक इंटर स्टेट काउंसिल यानी कि एक अंतर्राज्यीय एक परिषद जो है, अंतर्राज्यीय परिषद जो है उसका गठन जो है वो प्रेसिडेंट जो है वो कर सकते हैं। एक इंटर इंटर काउंसिल स्टेट को, सॉरी इंटर स्टेट काउंसिल को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये इस्टेब्लिश किया क्यों जाता है, तो इसमें जो ये काउंसिल जो है वो इस्टेब्लिश की जाती है वो इसलिए की जाती है कि वो एडवाइस कर सके, सलाह दे सके या जांच कर सके, इन्वेस्टिगेट कर सके, या जो भी सब्जेक्ट है उसको डिस्कस कर सके। कौन से सब्जेक्ट, जो कि जो स्टेट के बीच जो हैं, स्टेट के बीच या दो स्टेट के बीच या राज्य या सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार के बीच, तो जो इनके बीच जो मतभेद वाले मुद्दे हैं, मान लिया कोई दो राज्य है उनके बीच किसी सब्जेक्ट पे जो है कोई मतभेद चल रहा है, या कोई स्टेट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके बीच किसी चीज़ को लेकर के, किसी बात को लेकर के मतभेद चल रहा है, कोई विवाद चल रहा है, कोई डिस्प्यूट चल रहा है, तो इस डिस्प्यूट के जो सब्जेक्ट हैं उसको स्टडी करने के लिए, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उसकी जांच करने के लिए, इन सब के लिए जो प्रेसिडेंट है वो कोई एक इंटर स्टेट काउंसिल जो है वो उसका गठन कर सकता है, यानी कि एक अंतर्राज्यीय परिषद बना सकता है जिसका काम होगा सब्जेक्ट है या जो भी मैटर है उसकी जांच करना और उसकी रिपोर्ट वगैरह जो है वो प्रोवाइड कराना। इन सब के लिए जो है प्रेसिडेंट एक इंटर स्टेट काउंसिल का गठन कर सकता है। तो बस यही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमें इंटर स्टेट रिलेशन में देखनी थी। ये
कुछ बहुत ज़्यादा ख़ास इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें इसके अंदर नहीं थी, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में निपटाने की कोशिश की है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे बहुत इसके अंदर इम्पोर्टेंट भी थी, जो बाकी चीज़ों को समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको इन सब के बारे में पता हो, इसलिए मैंने इसको इस वीडियो को शॉर्ट में ही लेकिन बताना ज़रूरी समझा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दूसरों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जो हैं वो मिलते रहें। तो आज की इस वीडियो में अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।